डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन, मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं। शव का पोस्टमार्टम किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौत पर शोक जताया। देशवासियों से अपील के बाद पीएम मोदी ने अपने काफिले का आकार घटाया, ई वाहन शामिल होंगे। तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट को सीएम विजय की टीवीके ने 144 वोटों से जीता। सुप्रीम कोर्ट ने टीवीके विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोकने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। प्रतीक यादव के निधन की खबर से उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें सुबह करीब 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। निधन के समय अपर्णा यादव राजधानी लखनऊ में मौजूद नहीं थी। प्रतीक यादव फिटनेस, प्लेनेट जिम, रियल एस्टेट कारोबार और जीव आश्रय संस्था का संचालन करते थे तथा राजनीति से हमेशा दूर रहे। उन्होंने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी और वर्ष 2011 में सैफई में अपर्णा यादव से भव्य समारोह में प्रेम विवाह किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया, जबकि सपा ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि व्यक्त की। तमिलनाडु विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की टीवीके सरकार ने 144 विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने सरकार के विश्वास मत जीतने की आधिकारिक घोषणा की। विश्वास मत के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि विरोध में 22 वोट डाले गए और 5 विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए। फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस, सीपीआई, एमवीसीके, आईयूएमएल और एएमएमके ने सरकार को खुला समर्थन दिया। वहीं मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने सदन से वॉकआउट कर मतदान का बहिष्कार किया। दूसरी ओर बीजेपी अपने एकमात्र विधायक के साथ तटस्थ रही, जबकि पीएमके ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री विजय ने सदन में विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया था, जिसका एआईएडीएम के नेता के पलानीस्वामी ने विरोध किया। वहीं पार्टी के बागी नेता एसपी वेलुमणि ने टीवीके सरकार को समर्थन देकर तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज कर दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कहा था कि चाहे कोई अंदर का व्यक्ति हो या बाहरी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीबीआई से गिरफ्तारी तथा कड़ी सजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। एजेंसी ने बताया कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया जो जारी रखना उचित नहीं होगा। इसी वजह से परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। एनटीए ने साफ किया कि मई 2026 की रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों की जानकारी और चयनित परीक्षा केंद्र दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे। छात्रों को नए सिरे से आवेदन करने या अतिरिक्त शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। एजेंसी ने यह भी कहा कि पहले जमा की गई परीक्षा फीस अभ्यर्थियों को वापस कर दी जाएगी। दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की नई तारीख और एडमिट कार्ड जारी करने का कार्यक्रम जल्द ही एनटीए के आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
और स्पष्ट किया था कि इसके लिए नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम की हालिया घरेलू यात्राओं के दौरान ये बदलाव लागू किया गया। हालांकि एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखी गई। हैदराबाद में भी भाषण के दौरान, गुजरात और असम दौरों के दौरान भी प्रधानमंत्री का काफिला पहले की तुलना में छोटा नजर आया। प्रधानमंत्री ने जहां संभव हो वहां काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया था। पीएम मोदी की इस पहल का असर भाजपा शासित राज्यों में भी देखने को मिला, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेताओं ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने संसाधनों की बचत, अनावश्यक यात्राओं में कमी और राष्ट्रहित में खर्च नियंत्रण पर जोर दिया था। ईरान युद्ध और वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच उन्होंने देशवासियों से आर्थिक अनिश्चितताओं को और महंगाई का मिलकर सामना करने की अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेश यात्राओं और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने तथा घरेलू पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की सलाह दी थी। अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डॉक्टर बनकर घूम रहे एक फर्जी युवक को मेडिकल स्टाफ ने पकड़ लिया। आरोपी गले में आला डालकर अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को झांसे में लेता था और उन्हें प्राइवेट अस्पताल भेजने का काम करता था। कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद डॉक्टरों और स्टाफ ने निगरानी बढ़ाई और आखिरकार उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से बड़ी संख्या में मरीजों के पर्चे, स्लिप, सर्जिकल ब्लेड और कई डॉक्टरों के मोबाइल नंबर बरामद हुए। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में सक्रिय था और भोले भाले मरीजों को निशाना बना रहा था। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई पूरा गिरोह शामिल है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मंगलवार शाम मौसम में अचानक करवट ले ली और तेज आंधी तूफान के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। सुबह करीब 10 बजे के बाद आसमान में काले बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट से लोग दहल उठे, जबकि कई इलाकों में पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं। आंधी के चलते सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ते नजर आए, लेकिन बारिश शुरू होते ही मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से पड़ रही चिलचिलाती गर्मी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चे और बड़े बारिश का आनंद लेते दिखाई दिए और लोगों ने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं आंधी के कारण कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जिले में फिर से बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के मटीहा गांव स्थित लीलापुरवा में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां प्रमोद नाम के युवक ने अपने ही भाई 30 वर्षीय विनोद यादव को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल विनोद यादव ने आरोप लगाया कि परिवार के 2 लोगों ने पहले धारदार हथियार लेकर उसे दौड़ाया और बाद में देसी तमंचे से गोली चला दी। विनोद के मुताबिक वो अपने घर की दीवार पर पानी डाल रहा था, तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन घायल अवस्था में उसे लेकर सीधे नानपारा कोतवाली पहुंचे। सूचना के बाद पुलिस ने घायल को तत्काल नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर संतोष यादव ने प्राथमिक उपचार किया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने विनोद यादव को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित भिलावा मुहाल में अराजक तत्वों द्वारा गोपालेश्वर मंदिर के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने के प्रयास के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सुबह पूजा करने पहुंची महिलाओं ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर खरोच और टूट फूट के निशान देखे, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। बताया जा रहा है कि करीब 50 साल पुराना गोपालेश्वर मंदिर
क्षेत्र के आस्था का प्रमुख केंद्र है। आरोप है कि अराजक तत्वों ने छेनी और हथौड़े से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। जौनपुर के मडियाहू थाना क्षेत्र के बारीगांव नेवादा चौहान बस्ती में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों लात घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर चल रहे विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दबंगों ने महिलाओं को निशाना बनाकर हमला शुरू कर दिया। घटना में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिनमें 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायल महिलाओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के हर्षवर्धन नगर मोहल्ले में राइफल साफ करने की तैयारी के दौरान अचानक गोली चलने से पूर्व फौजी प्रदीप कुमार दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार दीक्षित वर्ष 2020 में भारतीय सेना से रिटायर हुए थे और वर्तमान में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO लुधियाना में कार्यरत हैं। वो 4 मई को छुट्टी लेकर घर आए थे और 22 जून को दोबारा ड्यूटी पर लौटने वाले थे। परिजनों के मुताबिक वो सुबह अपनी बड़ी बेटी प्रांसी को CDS की तैयारी के लिए लखनऊ छोड़ने गए थे और लौटते समय हरदोई के राघवपुर गांव से अपने बड़े भाई के यहां रखी राइफल लेकर घर पहुंचे थे। शाम करीब 3 बजे वो राइफल साफ करने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय उनकी पत्नी संगीता दीक्षित और छोटी बेटी वैष्णवी घर में मौजूद थी। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक मदद नहीं पहुंचने पर पड़ोसियों की सहायता से उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कानपुर रेफर कर दिया है। कन्नौज के शिखाना मोहल्ले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नई जमीन खरीदने की खुशी में मिठाई बांटने गए एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पेशे से दर्जी 45 वर्षीय निजामुद्दीन हाल ही में जमीन खरीदने के बाद अपने परिचित मुंतजीर अहमद के पास लड्डू लेकर पहुंचे थे और खुशी का माहौल बना हुआ था। तभी वहां पहुंचे बशीख मुल्ला नाम के व्यक्ति ने अचानक निजामुद्दीन से विवाद शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे आरोपी ने देखते ही देखते अपने गले में पड़े गमछे से निजामुद्दीन का गला घोंटना शुरू कर दिया। आरोपी ने तब तक हमला जारी रखा जब तक निजामुद्दीन की मौत नहीं हो गई और इसके बाद शव को दूर तक घसीटता भी रहा। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घटनास्थल के CCTV फुटेज पुलिस के पास हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर जल्द कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में कमासिन गांव के पास हाईवे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी 6 लोग फतेहपुर के रहने वाले थे और एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में राजेश यादव और राहुल पटेल की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अरविंद, अनिल, प्रदीप और देवनारायण गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान कार से शराब की बोतल भी बरामद हुई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हादसा नशे में गाड़ी चलाने के कारण हुआ हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडिला बुजुर्ग गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अपनी साली को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बिहार के कुचायकोट इलाके का रहने वाला जितेंद्र प्रजापति किसी बात को लेकर अपनी 18 वर्षीय साली नैना प्रजापति से विवाद कर बैठा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने नैना के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साली को गोली मारने के बाद जितेंद्र ने खुद पर भी फायर कर लिया और उसने भी मौके पर दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी चर्चा का माहौल है। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित समदनगर मोहल्ले में बनी एकता दाल मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देर शाम लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और मिल में रखा चना आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गया। दाल मिल बंद होने के कारण शुरुआत में किसी को आग लगने की जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन लपटें तेज होने पर स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझ जाने से रिहायशी इलाके में बड़ा हादसा टल गया और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस अग्निकांड में हुए नुकसान का अभी सही आकलन नहीं हो पाया है। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की मोटरसाइकिल, पीली धातु की चेन और नकदी भी आरोपियों के पास से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त एटा जनपद के निवासी हैं और इनमें से एक आरोपी पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये कार्रवाई एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस को चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र के सिकलापुर गौठिया गांव में जंगल से भटक कर पहुंचे एक हिरण पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव में अचानक हिरण को देखकर आवारा कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। कुत्तों के हमले से हिरण बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद हिरण को कुत्तों के चुंगल से सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मचारियों ने घायल हिरण को कब्जे में लेकर उपचार के लिए भेज दिया है। राजा शिवाजी ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए मराठी सिनेमा में नई सफलता की कहानी लिख दी है। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा स्टारर इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म ने मंगलवार को जबरदस्त कमाई करते हुए ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बड़ा तहलका मचाया। फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और विद्या बालन जैसे सितारों की मौजूदगी ने भी दर्शकों को खूब आकर्षित किया। मराठी के साथ साथ हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई फिल्म ने मराठी वर्जन में 91.75 करोड़ और हिंदी में 21.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 9 मई तक फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 76.23 करोड़ रुपए पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में करीब 86.65 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और 100 करोड़ क्लब के बेहद करीब पहुंच गई। धुरंधर 2, भूत बंगला और कृष्णावतारम जैसी बड़ी फिल्मों के बीच भी राजा शिवाजी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी।
मोनी रॉय और उनके पति सूरज नाबियार की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए थे, जिनसे फैंस हैरान रह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल पुराना ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था और दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि दोनों अलग हो चुके हैं और उनका तलाक भी हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सूरज नाबियार पर मोनी रॉय को धोखा देने के आरोप लगाए गए हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि सूरज ने कथित तौर पर मोनी का इस्तेमाल सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए किया था। इतना ही नहीं, और रिपोर्टों के मुताबिक भी उन्होंने मोनी के पैसों का इस्तेमाल अपने निजी कामों में किया। हालांकि इन दावों को लेकर मोनी रॉय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए थे, जिसमें साई सुदर्शन ने 61 और वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रनों की अहम पारी खेली। जवाब में हैदराबाद की टीम 14.5 ओवर में केवल 86 रन पर सिमट गई। गुजरात की जीत में कागिसो रबाडा और जेसन होल्डर की घातक गेंदबाजी निर्णायक साबित हुई। रबाडा ने हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया, जबकि होल्डर ने मध्य क्रम को संभालने को मौका नहीं दिया। अंत में राशिद खान ने प्रफुल्ल हिंगे को आउट कर हैदराबाद की पारी समाप्त कर दी। इस जीत के बाद गुजरात के 12 मैचों में 16 अंक हो गए और टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।